नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 12 के फिजिक्स का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन समझाने जा रहा हूं। बने रहिएगा अंत तक और इन क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसे कहते हैं, इसी तरह किरचॉफ का द्वितीय नियम किसे कहते हैं, इसके बाद मैं उसको बताऊंगा आपको। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है, सबसे पहले आप यह जानिए। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को ही धारा का नियम कहते हैं और इसे ही संधि का नियम कहा जाता है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह किस नियम को व्यक्त करता है, तो आप बताएंगे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। क्या है नियम, तो याद रखेंगे इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यही मैंने लिखा है, देखिए इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0 के। ठीक है, और नोट करके मैंने लिखा है, यह इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे कि संधि की ओर आने वाले, ठीक है, मान लेते हैं यह संधि है, इस बात को याद रखना, इसे हम संधि कर रहे हैं। ठीक है, तो संधि को ओ मान लीजिए, तो ओ की तरफ जितनी भी धाराएं आ रही है वो सबको आपको धनात्मक लेना है। ठीक है, और जो ओ से दूर जा रही है, संधि से दूर जा रही है, उसे आपको ऋणात्मक लेना है। ठीक है, यही होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। तो लिखेंगे इसको कैसे, तो देखिए संधि की तरफ कितनी धाराएं आ रही हैं उसको प्लस लिखिए, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, यह संधि से दूर जा रही है, तो देखिए I4 प्लस I4 प्लस लिख रहे हैं क्योंकि यह संधि की ओर आ रही है, और देखिए I6। ठीक है, और जो संधि से दूर जा रही है उसको आप माइनस लिखिए, तो संधि से दूर कौन कौन जा रही है, देखिए I3, यह संधि से दूर जा रही है इसलिए लिखेंगे इसको माइनस I3। ठीक है, और कौन जा रहा है, देखो I5, तो माइनस I5। ठीक है, और भी कोई दूर जा रही है नहीं, बराबर क्या लिखना है आपको, 0। ठीक है, इस तरह आपको धारा को लिखना रहेगा। संधि की तरफ जो धारा आएगी उसे आपको प्लस करके लिखना है, और संधि से जो दूर जाएगी उसे आपको माइनस करके लिखना है। ठीक, अब माइनस को उधर पर छांदे कर दीजिए, तो I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I6 बराबर I3 प्लस I5। इस तरह आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, मान लेंगे कि माना संधि की आने वाली धाराएं क्रमशः I1 I2 I3 हैं, इस प्रकार, और इस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना रहेगा। इसी तरह किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है उसको भी मैं आपको समझा देता हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए किरचॉफ के दूसरे नियम को भी देख लेते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, सबसे पहले आप जानिए किरचॉफ के दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो किरचॉफ के दूसरे नियम को पास का नियम और इसे वोल्टता का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, और यह पास का नियम क्यों कहते हैं, देखिए इसमें दो भाग है, और वोल्टता का नियम इसमें विद्युत भाग पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, तो यह आप याद रखेंगे, पेपर में ऐसे ही पूछा जा सकता है, किरचॉफ के पास का नियम लिखिए, किरचॉफ के वोल्टता का नियम लिखिए। ठीक है, तो इसलिए आपको यह बात पता होनी चाहिए, किरचॉफ के किस नियम को वोल्टता का नियम कहते हैं, किरचॉफ के किस नियम को हम पास का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस नियम के अनुसार क्या है यह नियम, तो इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पासों में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई के। ठीक है, आइए इसको समझाता हूं आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से। तो इसमें हम इसको मान लेते हैं A B C D E और F। ठीक है, तो पहले बंद पास में हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे, तो लिखेंगे हम बंद पास एक के लिए। ठीक है, बंद पास एक के लिए, तो बंद पास एक क्या है, A B D, ठीक है, C A में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर
तो इसका दूसरा नियम हम लगा रहे हैं। तो नियम क्या कह रहा है कि परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसका संगत प्रतिरोध। तो बताइए इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? I1 धारा, ठीक है, और इसका संगत प्रतिरोध क्या है? R1। तो I1 R1 धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल। यहां पर देखिए कौन सी धारा बह रही है? I2, लेकिन इन दोनों धाराओं की दिशा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस। ठीक है, यहाँ पे धारा देखिए इस तरह आ रही है, यहाँ पे धारा इस तरह जा रही है। आपने ऐसे भी पढ़ा होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रही है धारा? ईस्ट से। ये कहाँ से आ रही है? नॉर्थ से। इन दोनों की दिशाएं क्या है? अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस। ठीक है, आगे देखिए माइनस I2 और इसका संगत प्रतिरोध क्या है? R2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे R2 बराबर। अब इसमें जुड़े विद्युत वाहक बलों के बीच गणितीय योग क्या होगा? बराबर होगा। तो इसमें देखिए विद्युत वाहक बल क्या है? E1 और इसमें क्या है? E2। एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए क्या लिखेंगे? माइनस E2। E1 माइनस E2 के बीच गणितीय योग क्या हो गया? बराबर हो गया। इसी आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसी प्रकार आप बंद पास 2 के लिए लिख दीजिए। इसी प्रकार बंद पास 2 के लिए, तो बंद पास 2 देखिए क्या है? C D E F और C में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, इसमें द्वितीय नियम लगा दीजिए। तो इसमें जब द्वितीय नियम लगाएंगे, देखिए इसमें विद्युत वाहक बल क्या है? E2 है ना, इसमें संगत, इसमें धारा कौन सी बह रही है? I2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम I2 गुणे इसका संगत प्रतिरोध R2। ठीक है, द्वितीय बंद पास में देखना है यहाँ पर इस तरह। ठीक है, अब यहां पर जैसे C सिरे से आगे जाएंगे धारा, तो इधर से कौन सी धारा आ रही है? I1, इधर से कौन सी धारा आ रही है? I2। तो I1 और I2 जब यहां पर मिलेंगी तो यहां पर क्या बन जाएंगी? I1 प्लस I2। ये एक दूसरे से क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर 2 एम्पियर की धारा बह रही है, यहाँ से 3 एम्पियर की धारा बह रही है, तो यहाँ पर कितने एम्पियर की धारा बहेगी? 2 3 5 एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ पर दिशा क्या है? एक ही दिशा में। देखिए यहाँ पर जाने के बाद ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। यहाँ से I2 जो धारा आ रही है, वो धारा यहाँ पर मिलने के बाद ये एक इसी दिशा में जा रही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? प्लस I1 प्लस I2। ठीक है, I1 प्लस I2, और यह धारा बह किस में रही है? I1 प्लस I2। इसका संगत प्रतिरोध क्या है? R3। यहाँ पे हम लिखेंगे R3 बराबर। इसमें देखिए कितना विद्युत वाहक बल जुड़ा है? एक ही जुड़ा है ना, यहाँ पे लिख दीजिए आप E2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यही कहलाता है आपके किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह लिखकर आपको बताना पड़ेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यहां से कौन सी धारा? I1, इसका संगत प्रतिरोध R1। तो मैंने क्या लिखा है? I1 R1 बंद पास 1 के लिए। ठीक है, इसकी दिशा इसके विपरीत है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? माइनस I2 संगत प्रतिरोध R2 बराबर। यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है, इसलिए आप क्या लिखेंगे? E1 माइनस E2। ठीक है, बंद पास दूसरे के लिए देखिए, इसमें कौन सी धारा बह रही है? I2, इसका संगत प्रतिरोध क्या है? R2। तो मैंने वही लिखा I2 गुणे R2। ठीक है, अब यहां पर यह धारा आकर इस I1 से मिल गई है, जिधर I2 धारा जा रही है उधर ही I1 धारा जा रही है। ठीक है, तो दोनों की दिशा एक ही दिशा में होने के कारण यह क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? प्लस I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 कौन से प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है? R3 में। तो इसका संगत प्रतिरोध क्या होगा? R3। तो यहाँ पे लिखेंगे I1 प्लस I2 इंटू R3, और इस बंद पास में कौन सा विद्युत वाहक बल जुड़ा है? तो E2। यहाँ पे लिख दिया आपने क्या? E2। ठीक है, यही किरचॉफ का दूसरा नियम है। इस प्रकार आपको लिखना रहेगा। अब इसके आधार पर आपको व्हीटस्टोन सेतु की तुलना करना है, व्हीटस्टोन सेतु के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको बता रहा हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलिए अब इसके आगे व्हीटस्टोन सेतु को भी देख लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम व्हीटस्टोन सेतु क्यों है? क्योंकि इसको वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने खोजा था, और इसका उपयोग हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। देखिए मैंने ये लिखा है कि वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने
एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। प्रतिरोधों के इस व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधों की इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। रचना में यदि आप इसको बना सकते हैं, रचना यदि लिखना रहेगा तो रचना में आप इसको बना लेंगे। ठीक है, इसकी संरचना। अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको देखिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किरचॉफ के नियम के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का वर्णन कीजिए। तो संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु कब कहा जाता है, उसको देखिए। मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हीटस्टोन सेतु में चतुर्भुज रूप में, ये किस रूप में जुड़ा हुआ है? चतुर्भुज रूप में ये जुड़ा हुआ है जब एक कुंजी K1 को ऑन करते हैं और K2 को भी ऑन कर देते हैं। K1 किससे जुड़ा है? बैटरी से, अर्थात सेल से जुड़ा है। इसको सेल कहिएगा। ठीक है, तो K1 कुंजी सेल से जुड़े होने का इसे हम कहेंगे सेल की कुंजी, और यह धारा मापी से यह कुंजी जुड़ा है, इसलिए इसको हम धारा मापी की कुंजी कहेंगे। तो सेल की कुंजी K1 को और धारा मापी की कुंजी K2 को जब ऑन किया जाता है, मतलब बंद किया जाता है, बंद मतलब चालू किया जाता है इसको, जब इसको परिपथ में ऐसे जोड़ दिया जाता है, तो जब जोड़ते हैं तो उस स्थिति में देखते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न तो नहीं हो रहा है। यदि धारा मापी में कोई विक्षेप न उत्पन्न हो तो हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में। ठीक है, तो यही मैंने लिखा। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु में चतुर्भुज रूप में जुड़े प्रतिरोधों के मान इस प्रकार समायोजित किए जाते हैं कि सेल की कुंजी K1, ठीक है, सेल की कुंजी K1 क्यों करें? क्योंकि यह कुंजी सेल से जुड़ी हुई है। तो सेल की कुंजी K1 तथा धारा मापी की कुंजी K2, क्योंकि यह धारा मापी से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे धारा मापी की कुंजी कहा जा रहा है। तथा धारा मापी की कुंजी K2 को बंद अर्थात ऑन करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो, अर्थात यह जो सुई होगी इधर उधर विक्षेपित न होगी, हिलेगी डुलेगी नहीं, तो सिर्फ करे कोई विक्षेप उत्पन्न न हो, तो इस स्थिति में सेतु को संतुलन अवस्था में कहा जाता है, अर्थात संतुलित अवस्था में कहा जाता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में कब कहा जाता है? कि जब कुंजी K1 और K2 को ऑन करते हैं तो धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। ठीक है, आगे अब इसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप? व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं? तो लिखेंगे यहाँ पर सेतु की संतुलित अवस्था में सेतु अर्थात चतुर्भुज की किन्हीं संलग्न भुजाओं में लगे दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष संलग्न भुजाओं में लगे दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/S। यह संलग्न दो भुजाएं होगी, यह दो भुजाएं होगी, इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। अब इसे हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो हम इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले जानिए, सेल से यह धारा बह रही है जिसका नाम मैंने लिख दिया I। ठीक है, I जब यहां पर पहुंचेगा A सिरे पर तो यह दो भागों में बटेगा। जो इसमें धारा बहेगी इसको मैंने मान लिया I1 है, और इसमें जो धारा जाएगी इसको हमने मान लिया I2 है। अब हम मानकर चलेंगे तो जो K2 कुंजी है यह ऑफ है। ठीक है, मतलब ये परिपथ में नहीं जुड़ी हुई है। तब क्या होगा कि धारा यहाँ पर I1 आएगी और इधर आने की बजाय अब ये इधर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुंजी K2 क्या है? ऑफ है। ठीक है, चालू नहीं है। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर I1 धारा आ जाएगी। इसी तरह I2 धारा जब यहाँ पर पहुंचेगी तो यह इसमें नहीं जाएगी क्योंकि ये K2 क्या है? ऑफ है। अब यह धारा इधर चली जाएगी I2। ठीक है, और I1 और I2 दोनों मिलकर दोनों कौन सी धारा बन जाएगी? I धारा बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में? तो ये लिखा हमने चित्र में बंद पास A B D A में। ठीक है, पहला बंद पास ये हो गया, दूसरा बंद पास ए हो गया। तो पहले बंद पास में देखो A B D A में। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर देखिए इसमें कौन सी धारा बह रही है? I1। इसका संगत प्रतिरोध क्या है? P। तो आप लिखेंगे P। यहां पे देखिए इस बंद पास में, एक ही बंद पास में देखना, इसमें धारा की दिशा क्या है? विपरीत है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस I2, और I2 का संगत प्रतिरोध क्या है? R। तो यहाँ पे लिखेंगे R। अब बराबर देखिए इस बंद पास में कोई विद्युत वाहक बल जुड़ा हुआ है नहीं ना, तो बराबर हम क्या लिखेंगे? 0। जब कुछ नहीं जुड़ा है इसमें विद्युत वाहक बल तो हम क्या लिखेंगे? 0। तो I1P माइनस को उधर पक्षांतर कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? I2 R के। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार बंद पास
बी सी डी बी में देखेंगे, ठीक है, दूसरे बंद पास में देखिए बी सी डी बी में, वही लिखा हमने बंद पास बी सी डी बी में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर। तो चलिए इसमें दूसरा नियम लगाते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, हाँ एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं इधर कि इसमें अगर आपको लिखना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 गुणे जी, ठीक है, 0 गुणे जी, इसमें कोई धारा बह नहीं रही है, इसलिए कहेंगे कि धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हटा देते हैं, इतना ही आप समझ लीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर कौन सी धारा जा रही है, I1, ठीक है, इसका संगत प्रतिरोध Q हो गया। अब इसमें धारा की दिशा इसके विपरीत है, इसलिए क्या लिखेंगे हम -I2, ठीक है, इसका संगत प्रतिरोध S। इसमें कोई विद्युत वाहक बल जुड़ा है देखिए, नहीं ना, तो बराबर हम क्या लिखेंगे 0। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए आप, तो I2Q बराबर, सॉरी I1 है, I1Q बराबर I2S, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक। और समीकरण 1 में आप समीकरण 2 से भाग लगा दीजिए, यह आ जाएगा, ठीक है, तो मैं यहां पर लगा देता हूं, तो समीकरण 1 भागे समीकरण 2, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग लगाइए, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो I1P बटे के I1Q बराबर I2R बटा के I2S, तो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, क्या बचेगा P/Q बराबर R/S। यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे कहेगा, पहले ये जान लो पूरा क्वेश्चन जितना मैंने बताया। कहेगा किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको यह क्वेश्चन सब समझ में आए तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी जो क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।